हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम बिहार एस टेस्ट की एक सीरीज बनाने चल रहे हैं जिसमें विषय है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान का सिलेबस देखने के बाद आपको ये पता चल गया होगा कक्षा 9-10 से ही ज़्यादातर क्वेश्चन उसमें सिलेबस में शामिल किए गए हैं। तो उसको देखते हुए हमने एक सीरीज प्रारंभ करने की कोशिश की है और इसमें ज़्यादातर वही क्वेश्चन है जो ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जो भी आपके चाहने वाले या रिश्तेदार वगैरह जो भी स्टेट का फॉर्म भरे हुए होंगे या उनका एग्ज़ाम कल है या परसों है, जो भी होगा, तो आप चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण की आधारशिला किसने तैयार की थी? तो ये तैयार की थी बिस्मार्क ने। ये इसमें जो कुछ आंसर है ये गलत है, बिस्मार्क ने तैयार की थी। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? रूसो कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक उपबंध सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक रूसो ने लिखी थी। 1789 में फ्रांस की क्रांति का किसके समय में हुई थी, यानी कि उसका शासनकाल किसका था? लुई 16वां था, 14वां नहीं था। 14वां ये कहता था कि मैं ही राज्य हूँ, मैं ही कानून, मेरे निकले हुए शब्द ही कानून है। फ्रांस की क्रांति में मुख्य भूमिका किस वर्ग की थी? मध्यम वर्ग की। मॉन्टेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? अधिकार विभाजन का। आगे बढ़ते हैं। बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना? 1862 में बना। आगे देखते हैं। द स्पिरिट ऑफ लॉ पुस्तक मॉन्टेस्क्यू ने लिखी है। इटली का एकीकरण 1871 में हुआ। फ्रांस की क्रांति 1789 ये हुआ था 14 जुलाई 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? मैजिनी था। राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ? फ्रांस से हुआ। इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? जोसेफे गैरिबाल्डी के नेतृत्व में किया गया। पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ था? इटली में हुआ था। 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप गणतंत्र राज्य की स्थापना हुई। आगे देखते हैं। फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? 1848 में हुई फ्रांस की। नेपोलियन का संबंध किस देश से था? यह फ्रांस से था। वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस वंश के शासकों की पुनर्स्थापना की गई थी? बुर्बी। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ? फ्रैंकफर्ट संधि द्वारा। रक्त और लोहे की नीति किसने अपनाई? बिस्मार्क ने। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? ऑटो वन बिस्मार्क की। देखिए इसमें ये बोल रहा है कि यूनाइटेड किंगडम का गठन कब हुआ था? 1707 में। आगे देखते हैं दूसरा लेसन, भारत में राष्ट्रवाद। जलियांवाला बाग की घटना कब हुई? 13 अप्रैल 1919। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? 1916 में। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1919 में। इसी के विरोध में जलियांवाला बाग की घटना घटित हुई थी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? लाहौर, 1930 वाला समय। भारत माता की पहली तस्वीर किसने बनाई थी? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी? जनरल डायर। और ये जनरल डायर ये जो है चलाने वाला यानी आदेश देने वाला व्यक्ति भी था, और जो जांच कमेटी उसमें भी डायर ही था। आगे बढ़ते हैं। सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है, किसने कहा? महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? अगस्त 1942 में। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? रॉलेट एक्ट। करो या मरो का नारा किसने
किसका था? महात्मा गांधी। भारत वापस आने पर महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? चंपारण, बिहार वाला। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किया 1919 में। महात्मा गांधी अफ्रीका से कब वापस आए? 1915, 9 जनवरी 1915। वंदे मातरम गीत का लेखक कौन था? बंकिम चंद्र चटर्जी। पेरियार रामास्वामी नायकार कौन थे? ये वैज्ञानिक थे, समाज सुधारक थे, शिक्षाविद। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? 1930 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? 1931 में। पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग द्वारा किस अधिवेशन में की गई? लाहौर। 1917 ईस्वी की घटना, कौन सी घटना ने राष्ट्रीय आंदोलन पर गहरा प्रभाव डाला? रूसी क्रांति। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन गांधी जी ने नहीं चलाया? खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन ये चलाया था। आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। आगे हम देखते हैं जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज से। मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? 10 दिसंबर। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब की गई? 1995। इसमें जो है एक दूसरा गैट संगठन था जो 1948 में गठन किया गया था, उसी का ये विकसित रूप है। 1785 ईस्वी में सूत काटने वाली नई मशीन का आविष्कार किसने किया? हारग्रीव्स ने। वह संक्रामक बीमारी जो यूरोपीय लोगों के साथ दक्षिण अमेरिका पहुंची, चेचक। आर्थिक मंदी का सर्वाधिक दुष्प्रभाव किस औद्योगिक देश पर पड़ा? अमेरिका। आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 1929। भारत के अनुबंधित मजदूरों को निम्न में से किन देशों में ले जाया जाता था? यानी मॉरिशस, फिजी भी जाते थे, सिलोन, मलाया भी, त्रिनिदाद, गुयाना, सूरीनाम, हर एक स्थान पे जाते थे। रिंडरपेस्ट क्या था? पशु रोग। गैट की स्थापना 1947 में हुई थी। ये 1948-47 आपको मिलेगा। क्रिस्टोफर कोलंबस गलती से किस अज्ञात महाद्वीप में पहुंच गया? उसका क्या नाम पड़ा? अमेरिका। अमेरिका के किस क्षेत्र को सोने का शहर कहा जाता था? एल डोराडो। केनाल कॉलोनी किसे कहा जाता था? नहर के किनारे बसने वाले लोगों को कहा जाता था। व्यापार अधिशेष से क्या तात्पर्य है? वस्तुओं के आयात निर्यात के मूल्य पर अंतर। ब्रेटन वुड्स व्यवस्था का अधिकार क्या था? निश्चित विनिमय दर। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई? जिनेवा। 1785 ईस्वी में सूत काटने वाली नई मशीन का आविष्कार हारग्रीव्स ने किया। आगे देखते हैं जीतने के लिए स्पेनिश सेनाओं द्वारा प्रयोग किया गया सबसे शक्तिशाली हथियार कौन सा है? कीटाणु। वह उद्योगपति जिसने 1920 के दशक में लागत को कम करने का निर्णय किया, हेनरी फोर्ड। IMF
और विश्व बैंक ने कब से औपचारिक रूप से कार्य प्रारंभ किया? 1947 में प्रारंभ किया, 1945 में इसका गठन हुआ था। निम्न में से किन राष्ट्रों को मित्र राष्ट्रों में शामिल किया गया था? ब्रिटेन, फ्रांस, रूस। और मित्र राष्ट्र थे और वो था धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्र में जर्मनी, हंगरी, ये सब थे। आगे देखते हैं। समकालीन भारत, ये भूगोल का पार्ट आ गया, संसाधन एवं विकास। चलिए देखते हैं। लेटराइट मिट्टी का रंग होता है लाल होता है। मृदा अपरदन है मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया। सतत पोषी विकास है, विकास तो हो लेकिन पर्यावरण का किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर पाई जाने वाली मृदा है जड़ोर मृदा। उत्खात भूमि कैसी होती है? ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं रहती, उसे उत्खात भूमि कहते हैं। मृदा निम्न में से किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरण योग्य संसाधन है। आगे बढ़ते हैं। नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से निर्मित मृदा है जड़ोर मृदा। निम्न में से कौन सी जड़ोर मृदा की विशेषता नहीं है या कपास के लिए उपयुक्त है? निम्न में से कौन मरुस्थलीय मृदा की विशेषता नहीं है? मरुस्थलीय मृदा कम उपजाऊ होती है, ये इसकी विशेषता नहीं है। और बाकी सभी विशेषता, जैसे मरुस्थलीय मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है। ये मृदाएं आमतौर पर रेतीले और लवणीय होती हैं। कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है कि झीलों से जल वाष्पीकृत होकर के खाने का नमक भी बनाया जाता है। कुछ झीलें हैं, उनका नाम आप कमेंट में बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित होने वाली मृदा निम्न में से कौन सी है? काली मृदा, कपासी मृदा। चादर अपरदन क्या है? जब जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है तो ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बहती है। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन अनवीकरण? आगे बढ़ते हैं। ज्वारीय ऊर्जा निम्न में से किस प्रकार का संसाधन नहीं है? पुनः पूर्ति योग्य। पंजाब में निम्न भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण है अत्यधिक सिंचाई। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपान खेती की जाती है? उत्तराखंड। इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? महाराष्ट्र। संसाधन की उत्पत्ति के आधार पर प्रकार बताइए। जैव अजैव। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? गुजरात। लाल पीली मिट्टी पाई जाती है मालवा प्रदेश में। पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है जल। भूमि एक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है। निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है? सीमेंट मिट्टी नहीं। निम्न में से कौन अजैवी संसाधन है? चट्टानें। बाकी सब जैव है। पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जनेरो में कब हुआ था? 1992। मिट्टी की परिपक्वता इनमें से किस कारण से प्रभावित होती है? समय। इनमें से सबसे उपजाऊ मृदा कौन सी है? काली। भारत के कितने प्राकृतिक भू धरातल पर मैदान का विस्तार है? 73%। इनमें से किस मिट्टी को रेंगर या रेंगुर मृदा भी कहा जाता है? काली मिट्टी। इनमें से कौन सा संसाधन राष्ट्रीय संसाधन नहीं है? तालाब।
इनमें से कौन सा संसाधन राजस्थान में संभावित संसाधन के रूप में विद्यमान है? सौर ऊर्जा। भारत के लगभग सभी प्रकार की मिट्टियों में इनमें से कौन से पोषक तत्व की कमी पाई जाती है? नाइट्रोजन। काजू की फसल के लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन सी मानी जाती है? लैटराइट। जलोढ़ मिट्टी में किसकी अधिक मात्रा पाई जाती है? पोटास, चूना, फास्फोरस। आगे आपका भाग है वन एवं वन्यजीव संसाधन। ओडिशा और बिहार में जनजातियां विवाह के अवसर पर किस वृक्ष की पूजा करती हैं? आम और इमली। चिपको आंदोलन का उद्देश्य था हिमालय क्षेत्र में महिला मंगल दल द्वारा वृक्षों चिपककर उसकी रक्षा करना। चीता को भारत में कब लुप्तप्राय घोषित किया गया था? 1952। अलवर राजस्थान जिले के 5 गांवों के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि को घोषित किया। भैरव देव डाक व सेंचुरी। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन वन्य प्राणी विलुप्त होने की कगार पर है? जंगली चित्तीदार उल्लू, पहाड़ी कोयल। इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात से ह्रास का सही कारण नहीं है? पशुचारण, ईंधन, लकड़ी एकत्रित करना। ये सही कारण नहीं है। बाकी कृषि प्रसार, बृहत स्तरीय विकास परियोजनाएं, तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण एक कारण है। इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता? बीज बचाओ आंदोलन, संयुक्त वन प्रबंधन, वन्यजीव, पशु विहार और चिपको आंदोलन करता है। पश्चिम बंगाल का वह टाइगर रिजर्व डोलोमाइट खनिज के खनन के चलते गंभीर संकट में है, वो बक्सा है, सुंदरवन नहीं है। हमने कई बार फैक्ट भी चेंज किया तो बक्सा ही मिला उसमें। कई किताबों में सुंदरवन भी मिल जाएगा। विश्व की समस्त जैव उपजातियों की कितनी प्रतिशत संख्या भारत में पाई जाती है? 8%। बीज बचाओ आंदोलन निम्न में से किससे संबंधित है? टिहरी के किसानों द्वारा बीज रासायनिक खाद की फसलों का उत्पादन। निम्न में से किस कार्यक्रम के अंतर्गत क्षरित वनों के पुनर्निर्माण हेतु स्थानीय समुदायों को सम्मिलित करने का प्रयास किया गया? चिपको आंदोलन। भारत और अन्य जीव जंतु सम्मिलित रूप से किस जटिल तंत्र का निर्माण करते हैं? उसे कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। निम्न में से कौन सुभेद प्रजाति है? गंगा डॉल्फिन। वृक्ष पर अनेक प्रकार के जीवाणु, बैक्टीरिया, जोंक से लेकर वट वृक्ष तथा हाथी और ब्लू व्हेल आदि जीव पाए जाते हैं। इसे सम्मिलित रूप से जैव विविधता कहते हैं। चिपको आंदोलन संबंधित था वन संरक्षण। भारत सरकार बाघ परियोजना कब शुरू की थी? 1973 में। वन्य जीव वाला 72 में था और हाथी 92 में। विभिन्न प्रकार के पौधे और प्राणियों को विभिन्न श्रेणियों में निर्धारित कौन सी एजेंसी करती है? उस एजेंसी का नाम है कहाँ गया भाई? IUCN, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन। निम्नलिखित में से कौन सी जाति लुप्त होने के कगार पर है? काला हिरण। भारत का सबसे पहला जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? नीलगिरी। किस कारण पूर्वोत्तर भारत में वनों का निम्नीकरण हुआ? स्थानांतरित कृषि के कारण, जिसे जोगिंग कृषि कहते हैं। कौन से वृक्ष में टक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है? हिमालय पौ में। अब यहाँ पे कुछ दिया गया है, देखिए डोलोमाइन वाला बक्सा टाइगर रिजर्व है, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं वीडियो रोककर। इसी ये चीता वाला लुप्त जो है ये लमसम उसमें हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। आगे है जल संसाधन। निम्न में से किस संरक्षण का प्रमुख कारण है? जल संरक्षण का प्रमुख कारण है जल सीमित मात्रा में है। देश
कि कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितने प्रतिशत है? 22%। पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत जल भाग जलावृत में है? लगभग 3/4। देश में 11वीं सदी में बनाई गई सबसे बड़ी कृत्रिम झील निम्न में से कौन सी है? भोपाल झील। भारत को विश्व की कुल वर्षा का कितना प्रतिशत भाग प्राप्त है? 4%। निम्न में से बहुउद्देशीय परियोजना का लाभ कौन सा है? उपरोक्त में से सभी, यानी नहरें निकालकर सिंचाई करना और जल विद्युत का निर्माण, बाढ़ नियंत्रण। देश के किन दो राज्यों में जल की कमी रहती है? राजस्थान और गुजरात। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली भारत के किस राज्य में प्रचलित है? मेघालय। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन नर्मदा नदी पर निर्मित बांध है? सरदार सरोवर बांध। पश्चिमी राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण की विधि क्यों कम होती जा रही है? बारहमासी इंदिरा गांधी नहर के कारण कम होती जा रही है। भारत का वह राज्य जिसमें छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों को बनाना सबसे प्रत्येक घर के लिए आवश्यक कर दिया गया है? तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं। टांका शब्द को कौन सा विकल्प परिभाषित करता है? वो विकल्प है आपका पानी। पीने का पानी संग्रहित करने के लिए राजस्थान में भूमिगत टैंकों को टांका कहा जाता है। निम्न में से कौन जल संग्रहण विधि राजस्थान में प्रचलित है? गुल, जोहड़ है, खादीन है, टांका है। आगे बढ़ते हैं। छत वर्षा जल संग्रहण की टांका विधि किस देश के किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान। आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक राज्य का वह गांव कौन सा है जिसके ग्रामीण ने घरेलू जल आवश्यकता को पूरा करने के लिए छत वर्षा संग्रहण की व्यवस्था की, जिसे गंटाथूर कहते हैं? आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा आंदोलन बहुउद्देशीय परियोजना और बड़े बांधों के संरक्षण हेतु चलाए गए? नर्मदा बचाओ। बड़े बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर क्यों किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू जी ने। निम्न में से कौन अलोड़ी जल का साधन नहीं है? महासागर। सलाल बांध किस नदी पर बना है? चिनाब। इनमें से कौन 11वीं शताब्दी में निर्मित प्राचीन भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है? भोपाल झील। इनमें से किस नदी पर बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है? यमुना। सतलज पे है, नर्मदा पे है, महानदी पे है। आगे यहाँ पे कुछ दिए गए हैं क्वेश्चन, अगर पढ़ना चाहें तो आप वीडियो रोक करके पढ़ सकते हैं। जल संरक्षण है, नदी घाटी है, और भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो भी योजना है उनसे संबंधित है। आगे हम कृषि पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ फसल है? धान। तो बाकी कौन सी है? बाकी तो रबी की रही है। भारत की कितनी जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? 2/3। निम्न में से कौन सा एक मोटा अनाज नहीं है? मक्का। ज्वार है, रागी है, बाजरा है। निम्न में से किसे खरीफ की फसलों में शामिल नहीं किया जाता है? चना। निम्न में से किसे जायद की फसल में शामिल नहीं किया जाता है? मक्का। मक्का नहीं शामिल किया जाता। ठीक है, आगे। निम्न में से कौन एक रबी की फसल नहीं है? वह है कपास। बाकी है। निम्न में से शस्य ऋतु नहीं है? सावन। वह रेशेदार फसल जिसे सुनहरा रेशा कहते हैं? जूट। निम्न में से किस फसल का मूल स्थान भारत को माना जाता है? कपास। बाकी रबर, चाय को नहीं माना। काली
मिट्टी में उगाई जाने वाली फसल कपास है। चीन के बाद विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक भारत। निम्नलिखित में से कौन सी रेशेदार फसल है? जूट। निम्न में से भारत की प्रमुख पेय फसलें हैं? चाय, कॉफी। भारत में निम्न में से सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? असम। भारत में मानसून के आगमन के साथ बोई जाने वाली फसल है खरीफ। निम्न में से कौन सी व्यापारिक फसल नहीं है? बाजरा। बाकी रबर, चाय, कॉफी व्यापारिक है। निम्न में से किस राज्य में दलहन का उत्पादन नहीं होता है? बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में दलहन होता है। दलहन मतलब दाल वाली, तिलहन मतलब तेल वाली फसल। निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है? जूट। कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है? काली मिट्टी। इनमें से कौन सी रबी की फसल है? दालें। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? गेहूं। निम्नलिखित में कौन सी रबी की फसल है? गेहूं। इसमें से चंद दिए गए हैं आपको, यानी एक तरह से आपको देखना गेहूं, चना, मटर जो भी है, रबी वाली, जायद वाली और खरीफ वाली फसल देख लेना है। चना, मटर व सोयाबीन कौन सी फसलें हैं? दलहन, दाल। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश कौन सी फसल के उत्पादक राज्य हैं? रबी। इनमें से कौन सी खाद्यान्न फसल नहीं है? कपास। बाकी है। आगे आप ये बहुविकल्पी देख लीजिए, ठीक है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? ठीक है, उत्तर प्रदेश ही है ना। वृक्षारोपण वाली, चाय, कहवा, रबर, नारियल। चलिए आगे चलते हैं। खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। वीडियो लंबा तो नहीं बन जा रहा, चलिए आधे घंटे बनाते। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? उड़ीसा। कोयला निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरण योग्य। लिग्नाइट कोयला के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं? नवेली। भारत में प्रायोगिक भूतापी ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थित है? पूगा घाटी, लद्दाख। भारत में पवन ऊर्जा फार्म की विशालतम पेटी कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु में नागरकुलाई से मदुरई तक के क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सा लौह खनिज है? मैग्नीज। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है? मैग्नेटाइट। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है? एंथ्रेसाइट। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? ये तो सरंध्र और असरंध्र चट्टानों के बीच में भ्रंश ट्रेप में मिलता है। किस खनिज को वर्तमान शताब्दी का ईंधन माना गया? प्राकृतिक गैस। मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम। किस खनिज को काला सोना कहा जाता है? कोयला को काला सोना। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अपक्षयित पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्याजता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है? बॉक्साइट। झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? अभ्रक। निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है? तलछटी चट्टानें। मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम। निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? भूतापी। प्राकृतिक गैस को पर्यावरण अनुकूल माना जाता है, वह है आपका कार्बन डाइऑक्साइड के कम उत्सर्जन के कारण। मैग्नेटाइट लौह अयस्क में लौहांश कितने प्रतिशत होता है? 70%। हेमेटाइट
लो अयस्कों में लोहांश कितने प्रतिशत होता है? 50 से 60%। भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थित है? भुज के निकट माधोपुर में। निम्न निम्न में से गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत नहीं है? विद्युत, जल विद्युत ऊर्जा, और बाकी परंपरागत ही है। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है? जीवाश्म को कहाँ नवीनीकरण कर पाओगे? झारिया प्रसिद्ध है कोयले के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? सौर ऊर्जा। मुंबई हाई प्रसिद्ध तिल शोधक कारखाने के लिए। झारखंड का कोडरमा अग्रणी उत्पादक है अभ्रक के लिए। आप इसमें आगे देख सकते हैं। वीडियो को रोक ले अगर पढ़ना हो आगे। भारत में विद्युत की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है? ठीक है, बॉम्बे हाई क्यों प्रसिद्ध है? ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। यातायात का सबसे महंगा साधन कौन सा है? वायु परिवहन। निम्नलिखित में से किस वस्तु का भारत में निर्यात नहीं किया जाता? कोयला का, खुद ही भूखा है। ठीक है, चलिए आगे। निम्नलिखित में से किस वस्तु का भारत में आयात नहीं किया जाता? वो है मैग्नीज। भारत रेल परिवहन को कितने प्रखंडों में विभाजित किया गया है? 18। निम्नलिखित, इसमें गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्वारी पत्थर है? कांदला। भारत डाक संचार तंत्र में पहली श्रेणी की डाक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? कार्ड व लिफाफे। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? नेशनल NH हो गया आपका 7, राष्ट्रीय राजमार्ग 7। यातायात का सबसे सस्ता संसाधन जल संसाधन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुंबई बंदरगाह के समीप कौन सा बंदरगाह को विकसित किया गया है? जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण व रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। निम्न में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिम गलियारे से जुड़े हैं? सिलचर तथा पोरबंदर। निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? रेल परिवहन। दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1953। निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वाहन हस्तांतरण हानियों तथा विलंब को हटाता है? पाइप परिवहन। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राजमार्गों का कुल लंबाई कितनी है? 67,368 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। भारत के कितने बड़े बंदरगाह हैं? 12। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिम तट पर स्थित है? मुंबई, और बाकी पूर्व में। निम्नलिखित में से कौन सा राजमार्ग शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से जाना जाता है? NH2। भारत में सबसे अधिक सड़कों का घनत्व किस राज्य में है? केरल। यहाँ पर केरल है, बाकी आपका महाराष्ट्र पड़ेगा, फिर उत्तर प्रदेश पड़ेगा, यहाँ तो है नहीं। उत्तरी दक्षिणी गलियारा किन दो नगरों को जोड़ता है? श्रीनगर एवं कन्याकुमारी। निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन बंदरगाह देश के पूर्वी तट पर स्थित है? विशाखापट्टनम, और बाकी पश्चिमी यानी कांदला, कोच्चि, मुंबई। देश का पुराना कृत्रिम पत्तन कौन सा है? चेन्नई। STD किसे कहते हैं? इसका पूरा नाम सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग।
निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यात भारत से नहीं होता है? उर्वरक, चाय, कॉफी, तंबाकू का होता है। आगे यहाँ पे देख लेंगे, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पे है? कृष्णा नदी। कपास उत्पादक दो राज्यों के नाम? गुजरात, महाराष्ट्र। बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र? उड़ीसा। हैदराबाद नगर किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना। ब्रह्मपुत्र नदी घाटी किस राज्य में स्थित है? असम। राणा प्रताप सागर किस नदी पे बांध बना है? ब्यास नदी। चाय उत्पादक दो राज्यों के नाम? असम, पश्चिम बंगाल। लौह इस्पात उद्योग के किसी एक केंद्र का नाम लिखिए। भिलाई है। रांची नगर किस राज्य में स्थित है? झारखंड। नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी, अरब सागर। नरौरा परमाणु केंद्र किस राज्य में? उत्तर प्रदेश, बुलंदशहर जिला। भारत की किसी एक बंदर का नाम? पारादीप है ना? यहाँ पे देख सकते हैं, पढ़ना चाहे तो रोक करके पढ़ सकते हैं। डल झील कहाँ पे है? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे आपका इकाई 3 है, लोकतांत्रिक राजनीति। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।